मित्रों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के बारे में भी झूठी और भ्रामक कहानियां गढ़ी जा रही हैं। बीमार मानसिकता के कुछ लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें प्रसारित कर रहे हैं जिनका ना कोई तर्क है ना कोई तथ्य है। सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां लिखकर एक ऐसी बेटी का चरित्र हनन करने की साजिश हो रही है जिसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो अखिलेश यादव की बेटी है। हम ना ही उस बच्ची की तस्वीर दिखा रहे हैं और ना ही ट्रोलर्स की पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट को जगह नहीं मिलनी चाहिए। कानपुर साइबर क्राइम थाने में समाजवादी पार्टी के एक नेता की शिकायत पर विनोद यादव, भरत पटेल और नागेश्वर बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर अमर्यादित, आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री साझा की है। सोचिए कितनी बीमार मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ वैचारिक विरोध के कारण ऐसी घिनौनी टिप्पणियां कर रहे हैं। मित्रों, चाहे अखिलेश यादव की बेटी के साथ अभद्रता हो या फिर राजेश शर्मा के साथ संवेदनहीनता हो, दोनों का अड्डा एक ही है और वो है अनियंत्रित सोशल मीडिया। वैश्विक रिसर्च फर्म डेटा रिपोर्टर की डिजिटल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कुल संख्या के लिहाज से चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया बाजार बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। यदि हर प्लेटफॉर्म पर बने अलग अलग खातों या मल्टीपल अकाउंट्स को गिना जाए तो आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 87 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा 25 से 34 वर्ष के युवाओं का है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मुताबिक भारत में 100 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट व्यापार, शिक्षा और डिजिटल क्रांति के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाता है। इंटरनेट विकास का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन इसी इंटरनेट के साथ सोशल मीडिया एक विकार के रूप में भी स्थापित होता जा रहा है। विशेषकर अनियंत्रित सोशल मीडिया असामाजिक लोगों का अड्डा बन चुका है। इसे आप सभ्य समाज का कोड़ भी कह सकते हैं। हम कोड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यथित हैं। जिसका जब मन होगा, सोचिए किसी का बेटा मरा है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी की बेटी को लेकर जो मन आ रहा है वो लिख दे रहे हैं। मित्रों, अलग अलग वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और टीनेजर्स के साइबर बुलिंग में भारत शीर्ष पर है। मैकैफी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों को नस्लवाद, यौन उत्पीड़न और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियों जैसे गंभीर ऑनलाइन दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन वयस्कों के ट्रोलिंग के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। वहां पर 41% वयस्क ट्रोलिंग के शिकार होते हैं। वैश्विक स्तर पर साइबर बुलिंग और आक्रामक ट्रोलिंग के मामलों में स्पेन और मलेशिया भी शीर्ष देशों में शामिल है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत को सबसे बड़ा डेंजर जोन रखा जा सकता है, क्योंकि भारत में डिजिटल आबादी बहुत बड़ी है। भारत में सोशल मीडिया के विकृत स्वरूप का विस्तार इसलिए भी तेजी से हो रहा है क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर शून्य है। कोई भी अकाउंट बना सकता है, कोई भी स्क्रीनशॉट एडिट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने के बाद तो तकनीक का दुरुपयोग चरम पर पहुंच गया है। मित्रों, यदि कोई तीखी बात लिखता है, सख्त शब्दों में सरकार की आलोचना करता है या किसी विचारधारा का विरोध करता है, तो वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर असभ्यता और अमर्यादा का जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, ट्रोलिंग, नफरत फैलाने वाले भाषण और अश्लीलता के खिलाफ बेहद कड़े कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। आईटी नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाते हैं। शिकायत मिलने के 24 से 72 घंटे के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों के लिए संबंधित कंटेंट हटाना अनिवार्य है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अश्लील, धार्मिक विद्वेष फैलाने या उत्पीड़न संबंधी पोस्ट लिखने पर 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें या आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लेकिन आम लोगों को यह अमूमन पता ही नहीं होता कि शिकायत कहां दर्ज करें। पुलिस भी कई बार इसे ऑनलाइन लड़ाई मानकर हल्के में ले लेती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है। दिक्कत यह है कि ट्रोलिंग करने वाले ज्यादातर अकाउंट फर्जी होते हैं।
कोई भी किसी के नाम से अकाउंट बनाकर उसे चला सकता है और दूसरों को ट्रोल कर सकता है, अश्लील टिप्पणियां कर सकता है। लेकिन इससे भी खतरनाक है नैतिकता का पतन और संवेदना की दरिद्रता। जब कोई ट्रोलर संवेदनहीनता की सारी सीमाएं लांघकर भारतीय सभ्यता, किसी की मान मर्यादा और सामाजिक मर्यादाओं को सिर्फ इसलिए मटियामेट कर देता है क्योंकि उससे उसका वैचारिक मतभेद है। मित्रों, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की संस्कृति को राजनीतिक दलों ने भी बढ़ावा दिया है। अपने तात्कालिक सियासी फायदे के लिए अलग अलग दलों ने ट्रोल आर्मियां खड़ी कर दी हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट जैसे वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर राय बदलने, विरोधियों को चुप कराने और नैरेटिव सेट करने के लिए कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा और साइबर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और 2014 के आम चुनाव के दौरान सोशल मीडिया को पहली बार बड़े पैमाने पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक दलों के वॉर रूम से पेड और अनपेड वॉलंटियर्स को हिट लिस्ट सौंपी जाती थी और उन्हें निर्देश दिए जाते थे कि किन लोगों को किस तरह निशाना बनाना है। राजनीतिक पार्टियों दो तरीके से ट्रोल आर्मी चलाती हैं। पहले वेतनभोगी कर्मचारी जो डिजिटल एजेंसियों के जरिए काम करते हैं और दूसरे कट्टर समर्थक या साइबर वॉलंटियर्स। सियासी दलों ने समाज को इस कदर ध्रुवीकृत कर दिया है कि लाखों लोग बिना किसी आर्थिक लाभ के केवल अपनी राजनीतिक पसंद के कारण स्वयं ही ट्रोल की तरह व्यवहार करने लगे। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस देश में अब शायद कोई ही ऐसी राजनीतिक पार्टी बची हो जिसकी अपनी कोई ऐसी आर्मी ना हो। हर पार्टी की अपनी ऐसी एक आर्मी तैयार है। जैसे ही कोई सामने वाला उनको नजर आता है वो आर्मी अपनी छोड़ देते हैं। दोनों तरीके के ट्रोलर हम बता रहे हैं स्तरहीनता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। ये ट्रोल आर्मी इतनी अनियंत्रित हो चुकी है कि संवेदनहीनता उसका स्वभाव बन चुका है। सवाल है इस अनियंत्रित सोशल मीडिया को नियंत्रित कौन करेगा, कौन इसकी मर्यादा तय करेगा। बेशक सरकार को ही वहां भाषाई मर्यादा के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। ऐसे प्रावधान बनाने होंगे जिनसे किसी की मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा और संवेदनाओं का हनन ना हो। सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट कानूनी रेडलाइन निर्धारित करे जिसमें आलोचना, विचार और व्यंग्य की पूरी स्वतंत्रता हो, लेकिन गाली गलौज, धमकी और लक्षित उत्पीड़न के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान हो। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में एक रैपिड रिस्पांस सिस्टम विकसित करना चाहिए, विशेषकर मौत की धमकी, रेप की धमकी, महिलाओं को निशाना बनाने और संवेदनहीन टिप्पणियों के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए। हर राज्य में साइबर पुलिस को सोशल मीडिया के दुरुपयोग, ऑनलाइन धमकियों और डिजिटल साक्ष्यों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वो अपने समर्थकों के लिए एक सार्वजनिक आचार संहिता जारी करें। मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में ट्रोलर्स के खिलाफ सबसे सख्त कानून ब्रिटेन में है। यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित करने वाला एक बेहद कड़ा कानून है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटरनेट पर मौजूद अवैध और हानिकारक कंटेंट को तुरंत हटाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 225 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजनों पर सख्त कानूनी जिम्मेदारियां डालता है। इसी तरीके का सख्त कानून भारत में भी होना चाहिए। इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है, लेकिन इस सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सोशल मीडिया चलाने वाले आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के भीतर इंसानियत का भाव होना चाहिए। उसे यह एहसास रहना चाहिए कि एक ट्रोल बनने से पहले वो एक इंसान है। जब तक किसी भी सोशल मीडिया यूजर को, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, इंसानियत और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान का बोध नहीं होगा, तब तक ऐसी संवेदनहीनता और निकृष्टता की अभिव्यक्तियां होती रहेंगी। मनुष्यता के इस पतन को रोकने के लिए केवल कानून नहीं बल्कि संस्कारों की आवश्यकता पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा।